विदेश में पैसा कमाने गया एक लड़का जिसका नाम सूरज होता है। पूरे 2 साल बाद आज अपने देश भारत वापस लौट रहा था। हवाई जहाज़ से उतरने के बाद वह दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाता है और ट्रेन में बैठकर अपने शहर के लिए रवाना हो जाता है। ट्रेन सूरज के शहर रायबरेली से पहले ही एक स्टेशन पर कुछ समय के लिए रुकती है। करीब 30 मिनट के लिए वह ट्रेन वहां ब्रेक लेती है तो सूरज सोचता है कि अभी तो काफ़ी समय है, क्यों ना स्टेशन से कुछ लेकर खा लिया जाए, और वह ट्रेन से उतरता है। जैसे ही स्टेशन पर जाने लगता है तो क्या देखता है कि उसके बूढ़े माँ बाप और उसकी अपनी धर्मपत्नी रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रहे हैं। वह लोग सूरज को देख नहीं पाते और भीख मांगते हुए उससे कहते हैं कि साहब कुछ पैसे दे दीजिए, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। सूरज जब अपने माँ बाप की ऐसी दुर्दशा को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी ही रह जाती हैं। पत्नी जब अपने पति को देखती है तो वहीं रेलवे स्टेशन पर रोने लगती है। ऐसी क्या दुविधा आन पड़ी जो सूरज के विदेश जाने के बाद उसके माँ बाप और उसकी पत्नी भीख मांगने को मजबूर हो जाते हैं। यह दिल को तार तार कर देने वाली कहानी है, बड़ी ही दुख भरी कहानी है। यह एक सच्ची घटना है, उत्तर प्रदेश के रायबरेली की है। सूरज एक ठीक ठाक परिवार से था। वह 2 भाई थे, एक सूरज और दूसरा सोनू। दोनों का विवाह भी हो जाता है, लेकिन सूरज की जो भाभी थी वह थोड़ा तेज तर्रार स्वभाव की थी। सोनू की शादी पहले ही हो जाती है क्योंकि वह घर में बड़ा था। पत्नी घर में आती है जो कि पहले से ही कड़क मिजाज की थी। सूरज भाभी के चक्कर में आकर सब कुछ भूल जाता है। जब तक सूरज की शादी नहीं हुई थी तो उसकी भाभी ने उसे अपने नैनों के जाल में बुरी तरह से फंसा लिया था। सूरज को वह अपनी मीठी मीठी बातों से इस कदर प्रभावित करती है कि जो कुछ भी वह उससे कहती वह हर काम करने के लिए राजी हो जाता। इसी के चलते नतीजा यह होता है कि फिर सूरज का भी विवाह हो जाता है। सूरज की पत्नी का नाम प्रिया था। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका स्वभाव भी था। प्रिया बहुत ही गरीब लेकिन नेक परिवार की लड़की थी। प्रिया अपने ससुराल तो आती है लेकिन उसने कभी यह सुख नहीं जाना कि पति होता क्या है, पति का प्यार क्या होता है। सूरज जब भी अपने काम से घर वापस आता था तो अपनी पत्नी से सीधे मुंह बात ही नहीं करता था। पत्नी को 8-8 10-10 दिन हो जाते थे लेकिन सूरज उससे कोई भी प्यार की बातें नहीं करता था। अपनी पत्नी के सुख दुख या किसी भी प्रकार से वह कोई बात नहीं करता। अगर प्रिया उससे बात करने या उस पर अपना अधिकार जताने की कोशिश भी करती तो वह उसे धमका देता, उसको फटकार लगा देता, क्योंकि सूरज पहले ही अपनी भाभी के चंगुल में बुरा फंसा हुआ था। जैसा भी उसकी भाभी कहती वह वैसे ही काम करता था। कभी पत्नी को पीटना, कभी कुछ करना, क्योंकि भाभी से उसे बहुत लगाव था। भाभी के चक्कर में बुरा फंसा हुआ था और नतीजा यहाँ तक पहुँच जाता है कि अब सूरज और उसकी भाभी प्रिया को ज़्यादा ही परेशान करने लगते हैं। बिना किसी वजह के बात बात पर उससे झगड़ने लगते हैं। तो प्रिया अपने भाई को बुलाती है क्योंकि और कोई घर में था नहीं। माता पिता का पहले ही देहांत हो गया था। उसका भाई आता है तो वह उसके साथ अपने मायके में ही चली जाती है। उधर सूरज की भाभी को सिर्फ पैसों से मतलब था। वह सूरज से कहती हैं कि देवर जी, मैंने सुना है विदेश में जाकर लोग सऊदी अरब में खूब पैसा कमाते हैं, आप भी ऐसा करो ना, कुछ समय के लिए विदेश चले जाओ और खूब मन लगाकर मेहनत करना, पैसा कमाना। पैसा ज़्यादा रहेगा तो आप और मैं खूब मज़े करेंगे, खूब मज़े की ज़िंदगी काटेंगे और फिर मुझे भी अपने साथ विदेश ले जाना। अब वो अपनी भाभी की बात को टाल नहीं पाता और 1-2 महीने में ही उसका वीज़ा आ जाता है और फिर वह विदेश चला जाता है। अपने माता पिता को विदेश जाने से पहले अपने बड़े भाई और भाभी को उनकी देखभाल करने, उनके खर्च उठाने की जिम्मेदारी सौंप गया था कि मैं विदेश से पैसा भेजता रहूँगा, आप मम्मी पापा का ध्यान रखना। लेकिन जो भाभी होती है अपने पति सोनू से कहती है कि जब तक सूरज विदेश गया हुआ है उसके वापस आने से पहले बुढ़िया और बुढ़े के नाम जो भी खेती है, प्रॉपर्टी है, सब अपने नाम करवा लेते हैं। यह हमारे भविष्य में काम आएगी, सारी संपत्ति हमारे नाम आ जाएगी तो पैसा ही पैसा होगा। यह बात सुनकर सूरज के मन में भी दौलत का लालच आ जाता है और जैसा उसकी पत्नी ने समझाया था वैसे ही वह करता है। तहसील जाता है और वकील से पहले ही सेटिंग बना लेता है।
अपने बूढ़े माँ बाप को तहसील ले जाता है, यह बोलकर कि सरकारी योजना आई है, आपको बुढ़ापे में पेंशन आएगी। बेचारे बूढ़े माता पिता अपने बेटे की बात में आ जाते हैं और धोखे में अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारी खेती की ज़मीनें, सभी चल अचल संपत्ति अपने बड़े बेटे के नाम कर देते हैं। और यह करवाने वाली सिर्फ सूरज की भाभी ही होती है, जिसने दौलत का लालच अपने पति को दिया और सब कुछ अपने नाम होने के बाद वह लोग बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं और घर में ताला लगाकर बाहर चले जाते हैं। अब बूढ़े माँ बाप के नाम ना कुछ रहा और ना तो उनके पास पैसा था, ना कोई जरिया। बेचारे अपना पेट पालने के लिए गांव से थोड़ी दूर एक रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने को मजबूर हो जाते हैं। जो कुछ भी कोई दे देता खा लेते थे और ऐसा ही अपने दिन गुजार रहे थे। उधर जो सूरज की पत्नी थी प्रिया, उसका भी यही हाल था। कुछ समय के लिए तो भाई और भाभी अपने साथ रखते हैं, लेकिन फिर उसकी भाभी बात बात पर ताने मारने लगती है। तो प्रिया एक दिन तंग आकर विचार करती है कि मुझे अब इस घर में नहीं रहना है, कुछ भी करूँगी, चाहे भीख मांगकर खाना पड़े, लेकिन यहाँ इनके साथ इस घर में रोज़ रोज़ के ताने नहीं सुन सकती। अब वह कहीं किसी के घर में थोड़ा बहुत काम करा देती, कुछ पैसे मिल जाते, लेकिन उसका पेट नहीं भर पाता था। एक दिन ऐसे ही घूमते हुए रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है तो क्या देखती है कि उसके बूढ़े सास और ससुर भीख मांग रहे हैं। वह उनके पास जाती है और गले लगाकर रोने लगती है। पूछती है, माँ बाबूजी, आपकी यह दशा कैसे हो गई? सास ससुर अपनी आप बीती खुशी को बताते हैं कि तुम्हारा पति तो विदेश चला गया था और तुम्हारी जेठानी और जेठ ने हमसे धोखे से सारी ज़मीन जायदाद अपने नाम करा ली और हमें घर से धक्का मारकर बाहर कर दिया। अब हम दोनों दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। प्रिया एक नेक और दिल की साफ लड़की थी। वह अपने सास ससुर की ऐसी स्थिति में उनके साथ रहती है। भीख मांगने के अलावा उनके पास कोई दूसरा सहारा नहीं था। कभी कभी प्रिया ट्रेन में चना दाना वगैरह बेच लिया करती थी और ऐसे ही अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा में लगी रहती है। यह लोग एक पन्नी का त्रिपाल बनाकर उसके नीचे फुटपाथ पर ही रात गुजार दिया करते थे। कुछ समय ऐसे ही बीतता गया। कुछ समय के बाद, लगभग 2 साल बाद, सूरज को अपने घर की याद आने लगी है। वह सोचता है कि चलो अब घर वापस चलते हैं और भैया भाभी का भी फ़ोन नहीं लग रहा है। वह घर आता है तो देखता है कि घर में तो ताला लगा हुआ है। पता नहीं कब से ताला लगा हुआ है। पास पड़ोस वालों ने बताया कि तुम्हारे भैया भाभी ने मकान और सभी ज़मीन जायदाद बेचकर कहीं गायब हो गए हैं। यहाँ वह अब नहीं रहते हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। और तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी भाभी ने धक्का मारकर घर से निकाल दिया था। उन बेचारों को हमने खुद अपनी आंखों से अब रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हुए देखा है। पड़ोस में 1-2 आदमियों ने उसे बताया। सूरज जब यह बात सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं कि भाभी के पीछे मैंने अपनी पत्नी को घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, उसे हमेशा तंग किया, उसे प्यार ही ना दे सका। अब मैं क्या करूं? वह अपना सिर पीटने लगता है। अब वह अपने माता पिता को खोजता हुआ रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है। इधर उधर ढूंढने लगता है तो माता पिता बेचारे भीख मांग रहे होते हैं। अब उनके पास जाता है और उन्हें देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। इतने में ही उसकी पत्नी प्रिया, जो कहीं से पानी लेने गई हुई थी, अपने सास ससुर की सेवा में लगी हुई थी। जैसे ही प्रिया ने अपने पति को देखा तो भागकर अपने पति के चरणों से लिपट जाती है। उसने अपने पति सूरज का आज भी उतना ही सम्मान किया जितना वह पहले करती थी, लेकिन सूरज ने अपनी भाभी के चक्कर में आकर उसके प्यार के जाल में फंसकर अपनी पत्नी को ठुकरा दिया था। लेकिन अपनी पत्नी का आज भी अपने प्रति ऐसा प्रेम देखकर उसे अपनी गलतियों का पछतावा होने लगता है। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। अब वह चारों एक जगह बैठकर एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे और अपना मन हल्का करते हैं। माता पिता ने बताया कि तुम्हारे भैया भाभी ने हमारे साथ बहुत गलत किया। सब कुछ उन्होंने अपने नाम करवा लिया, तुम्हारा हक भी छीन लिया गया, लेकिन तुमने भी तब हमारी एक ना सुनी थी। वह तो शुक्र है ईश्वर का कि हमारी यह छोटी बहू बहुत नेक और दयालु है। अगर यह हमें ना मिलती तो आज हम कहीं का नहीं रहते और ऐसे ही भूखे फुटपाथ पर मर जाते। तुमने बहू को ठुकरा दिया था, लेकिन बहू आज भी तुम्हें वही इज्जत करती है और तुम्हारा वही मान सम्मान करती है। ऐसी बहू क्या कहीं ढूंढने से भी मिल सकती है? यह सुनकर सूरज रोने लगता है
और अपनी पत्नी प्रिया से कहता है कि मुझसे जो गलतियां हुई हैं, भूल हुई हैं, उन सब के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया। तो प्रिया कहती है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपको तो भाभी ने ही अपने वश में कर रखा था। अब आपकी आंखें खुल गई हैं तो इससे अच्छा हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। तो सूरज कहता है, अब तुम्हें यह काम करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ यहाँ से चलो, हम मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे। क्योंकि उसके पास भी अब पैसा नहीं था, जो कुछ भी था वह सभी उसने अपनी भाभी के अकाउंट में डाल रखा था। सूरज अपनी पत्नी और माँ बाप को वहाँ से लेकर कहीं दूसरे शहर चला जाता है और एक सब्जी मंडी के पास छोटा सा कमरा किराए पर लेता है और वहीं पर सामान लोडिंग व अनलोडिंग करने का काम वह करने लगता है। उसी से जो दिन भर में पैसा कमाता है, अपने घर का खर्चा चला लेता, क्योंकि 4 जनों का खर्चा निकालना अपने आप में ही एक मजदूर आदमी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा। एक दिन उसकी पत्नी कहती है कि आप मुझे एक सब्जी की दुकान खुलवा दो तो मैं सब्जी बेच लिया करूँगी, आप काम करते रहना, हमें थोड़ा और सहारा हो जाएगा पैसों का। मम्मी पापा घर पर ही रहा करेंगे, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, यह अब कर भी क्या सकते हैं। इस बात पर सूरज के पिता भी सहमति जताते हुए कहते हैं कि बेटा, बहू ठीक ही कह रही है, हम भी दुकान पर बैठ जाया करेंगे, धीरे धीरे हमारा ये सब्जी का धंधा चल जाएगा। सूरज मार्केट में अच्छी सी जगह देखकर सब्जी की दुकान खुलवा देता है और अपनी दुकान के लिए मुनासिब दामों में सब्जियां खरीद लाता था। अच्छी बिक्री होती है, पैसा बचने लगता है, धीरे धीरे पैसा इकट्ठा होने लगता है। किराए का मकान इन लोगों ने ले रखा था, मकान मालिक का किराया भी चुकाते हैं और एक छोटा सा 100 गज का प्लाट भी खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद धीरे धीरे कुछ और पैसा जमा करते हैं और खूब मेहनत लगन से कमाते हैं और घर भी बना लेते हैं। मंडी में काफ़ी समय से काम करने से सूरज वहाँ की लेन देन को अच्छे से समझ गया था। वह फिर अपनी खुद की एक दुकान खोलता है और उनका बढ़िया रोजगार होने लगता है। इतना अच्छा उनका कारोबार चलता है कि उन्होंने कई प्लाट खरीद लिए। जितनी प्रॉपर्टी उसके भाई ने हड़प ली थी, उसकी 2 गुना वो लोग प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। उधर जो सोनू और उसकी पत्नी प्रॉपर्टी हड़प करके अपने ससुराल चले गए थे, सोनू के ससुराल वालों ने उसकी खूब सेवा की, लेकिन जब पैसा खत्म हो गया तो उन्हें लात मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया, यह कहते हुए कि जो अपने सगे भाई का ना हो सका वह हमारा क्या होगा। कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा ही भरने को मिलेगा, और वह हुआ भी। वो लोग उन्हें भी धक्का देकर घर के बाहर निकाल दिए। वह दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए। एक एक पैसे के लिए तरस रहे थे। 2-2 दिन हो जाते हैं, खाना भी नहीं मिल पाता। पानी पीकर अपनी भूख मिटा रहे थे। जैसा उन्होंने अपने माँ बाप के साथ किया, अपनी छोटी बहू के साथ किया, आज वही दिन उन्हें देखने पड़ रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक भटकते हुए वह किसी तरह से उस सब्जी मंडी में आ जाते हैं। जैसे ही सोनू और उसकी पत्नी सूरज को दुकान पर बैठते हुए देखते हैं, कई लोग उनके नीचे काम कर रहे होते हैं। यह नज़ारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर वह दोनों सूरज के पास जाते हैं। मम्मी पापा भी वहीं बैठे हुए थे। सोनू की पत्नी जैसे ही अपने सास और ससुर के चरणों में आशीर्वाद के लिए झुकती है तो सूरज रोकते हुए कहता है कि भाभी दूर ही रहना, माँ बाबूजी को हाथ भी मत लगाना। क्या किया था तुमने इनके साथ? इन लोगों ने सिर्फ पैसों के चक्कर में इन्हें घर से बेघर कर दिया था। तुम्ही ने मुझे मेरी लक्ष्मी जैसी पत्नी से मुझे दूर करवाया था। तुमने मेरी ज़मीन जायदाद हड़प ली। अब क्या करने के लिए आए हो यहाँ? जहाँ मर्जी चाहे चले जाइए, हमसे आप लोगों का कोई रिश्ता नाता नहीं है। लेकिन उनकी खराब परिस्थिति को देखते हुए उसके सास ससुर कहते हैं कि बेटा सूरज, पहले तुमसे भी गलती हुई थी, इससे भी हो गई है। आखिर ये जो भी है, यह है तो तुम्हारा ही भाई, जो होना था हो गया, अब इन्हें माफ़ कर दे। इस पर सूरज की पत्नी प्रिया भी कहती है कि हाँ, माँ बाबूजी सही कह रहे हैं, यह जैसे भी हैं तो हमारे परिवार का हिस्सा ही, और अगर भैया भाभी कहीं और भी काम करने के लिए जाएंगे तो हमारी इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। आप इन्हें भी कोई छोटा मोटा काम धंधा शुरू करवा दीजिए। हमारे साथ जो भी इन्होंने किया, आज उसका फल यह भुगत चुके हैं। आखिर यह है तो मेरी जेठानी ही, आज भी मेरे लिए पूजनीय है।
सूरज का गुस्सा भी अब शांत हो जाता है। उसको भी समझ आ जाता है कि जो हो गया है वह अब दोबारा लौट तो नहीं सकता और वह अपना पैसा लगाकर अपने बड़े भाई का काम भी शुरू करवा देता है। दोनों भाई अपने अपने काम को अच्छे से संभाल लेते हैं और अपने परिवार के साथ बड़े ही प्यार मोहब्बत से रहने लगते हैं।